बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्रिएशन और एवोल्यूशन के पार्ट नंबर 3 में हम बात कर रहे थे कि जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है ये किस कदर लाइफ का किस कदर बड़ा बिग बैंग है। इसको समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए, मैं इसको वन डे, ये जो 3800 मिलियन ईयर्स हैं लाइफ के अर्थ के ऊपर, इसको मैं वन डे में कंप्रेस करता हूँ, यानी 24 आवर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 o'clock से। तो आफ्टर द पैसेज ऑफ फर्स्ट 6 hours means at 6 o'clock there is nothing but only single celled bacteria. Then again after the passage of another 6 hours, yani 12 o'clock, there is nothing but only very simple life. और अगले 6 घंटे के बाद यानी at 18 o'clock, again there is nothing, very simple life in the form of sponges, in the form of algae or Ediacaran. Now just at the start of 21st hour or 21st o'clock, there is a big boom of life. There is big explosion, and the duration of this explosion is only 2 minutes. 2 minutes out of 24 hours. अब आप नाज़रीन बड़ी आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि या जो साइंटिस्ट, आज के साइंटिस्ट जिस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर, कि इतना बड़ा लाइफ का एक्सप्लोजन यकदम से कैसे हो गया। अब ये जो कैम्ब्रियन पीरियड का जो ड्यूरेशन है ये बेसिकली 5 to 10 मिलियन ईयर्स हैं। अब इसको अगर हम देखें इन कंपैरिजन टू ह्यूमन हिस्ट्री, तो ये बहुत बड़ा है, 5 to 10 मिलियन ईयर्स। लेकिन अगर इसको देखा जाए बायोलॉजिकली इन कॉन्टेक्स्ट टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो तब ये जो कैम्ब्रियन पीरियड है, दिस इज जस्ट लाइक दिस, ये एक चुटकी से भी कम है। उसकी एक वजह है, बायोलॉजी की एक मैथमेटिकल ब्रांच है जिसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में एक हम टर्म यूज करते हैं, वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम ये है कि किसी भी गिवन म्यूटेशन को हम एक टाइम देते हैं, खास टाइम दिया जाता है कि कितने टाइम में ये जो गिवन म्यूटेशन है ये किस स्टेज के ऊपर पहुंची, यानी इन दोनों की, म्यूटेशन की और टाइम, गिवन टाइम की रेशियो निकाल ली। तो इससे बड़े क्लियरली जो हमें जो स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स हैं, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर काम करने वाले जो साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स निकाले हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि जस्ट टू गेट only a few mutations we require hundreds of millions of years. Just to get only few coordinated mutations. तो अब यहां पे क्या हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में क्या हुआ कि फुली एक जो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्केलेटन और कंपाउंड आइज जिसमें लेंसेज, कोन्स और रेटिनल
सेल्स होते हैं, ये एक इंतहाई किस्म की कम्प्लेक्सिटी है और ये सारी की सारी कम्प्लेक्सिटी ट्राइलोबाइट्स में आ गई। और फिर सिर्फ ट्राइलोबाइट्स नहीं नाजरीन, सिर्फ ट्राइलोबाइट्स नहीं, 20 फाइला आउट ऑफ नॉन 36 फाइला वो इसी पीरियड में, यानी इसी ब्लिंक ऑफ आई में, यानी इन्हीं 2 मिनट्स में, 2 मिनट्स आउट ऑफ 24 आवर्स अपीयर होते हैं। तो यहां पे आप लेके आइए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। कहां पे गुजरा टाइम, कहां पे वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर गुजरे, आई मीन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम, कहां पे वो गुजरा और कहां पे वो स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस कहां वो देखने में आई, और और नेचुरल सिलेक्शन जो रैंडम वेरिएशंस म्यूटेशंस के ऊपर जो एक्ट करते हुए उसने कहां अपना असर छोड़ा। ये तो जस्ट ऐसे हो गया। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर आबिद ने तो बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको तो बिल्कुल दबा दिया, बात ही खत्म कर दी। तो नाज़रीन ऐसे नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसे बिल्कुल नहीं है। इस वक्त वो लोग जो एवोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं वो साइंटिस्ट 2 तरीके के हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 वो लोग जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, जो फॉसिल्स की एक्सकेवेशंस करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और सेकंड वाले वो हैं जो डार्विनियन हैं, जो एवोल्यूशनिस्ट हैं और जिन्हें हम एथियस्ट बोलते हैं। अब देखें जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, जितने भी पैलेंटोलॉजिस्ट हैं राइट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू कनाडा, जो वेल नोन पैलेंटोलॉजिस्ट हैं वो बड़े बड़े बोल्डली वो ये कह रहे हैं कि ये जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ये एवोल्यूशन नहीं है, दिस इज समवट एक्सप्लोजन। कि यहां पे तो जिंदगी एवोल्यूशन की थ्योरी की तरफ अगर जाया जाए तो ये हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जितने भी पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, वेल नोन पैलेंटोलॉजिस्ट, वो इसके ऊपर वो यानी मुत्तफिक हैं अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर। अब जो दूसरी किस्म के जो साइंटिस्ट हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो एथियस्ट हैं, उनके पास एक और किस्म की थ्योरी है और वो थ्योरी आज की नहीं है, वो कोई 1930s की थ्योरी है। ये वही थ्योरी है कि जो चार्ल्स डूलिटल ने अपने दौर में 1930s में पेश की थी। वो उसके 2 पार्ट हैं, बट अब जदीद दौर में उसके 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट तो वही है जो 1859 में चार्ल्स डार्विन ने पेश किया कि देयर इज वेरी लिटिल डाटा ऑफ फॉसिल्स, नंबर 1। और ये लिटिल डाटा की वजह से वो मैं मिसिंग लिंक्स जो हैं वो ढूंढ नहीं पा रहा। लेकिन अब उसमें जो सेकंड उसका जो पार्ट है जो अब जदीद दौर में शामिल कर दिया गया, वो ये है कि कैम्ब्रियन कम्प्लेक्स एनिमल्स के नीचे जो उनकी ट्रांजिशनल स्टेजेस थीं वो इतनी स्मॉल थीं, इतनी सॉफ्ट थीं कि वो फॉसिलाइज्ड ही नहीं हो सकी। तो चलिए पहले जो इसका पार्ट नंबर 1 है कि जो इनकम्प्लीट डाटा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नाज़रीन, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको मोर देन 160 ईयर्स हो चुके। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के मैदान में साइंस ने इंतहा दर्जे की तरक्की की है। मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। ऑल वी नो, इसी तरीके से पैलेंटोलॉजी के मैदान में पैलेंटोलॉजिस्ट ने इंतहाई मेहनत की है और थाउजेंड्स ऑफ एक्सकेवेशंस की हैं, जिसके नतीजे में मिलियंस ऑफ फॉसिल्स जो हैं वो इकट्ठी की गई हैं।
अब चूंकि ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, जहां पे भी एक्सकेवेशन की गई है जिस भी कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो वहां पे सेम कंडीशंस ही पाई गई हैं कि कैम्ब्रियन पीरियड में सिर्फ कॉम्प्लेक्स लाइफ है और उससे नीचे प्री कैम्ब्रियन यानी प्रोटीरोजाइक लेयर्स जो हैं वहां पे कुछ नहीं है, वही सिंपल लाइफ है। तो अब इसके अलावा और बहुत सारी स्ट्रगल्स हुई हैं। कुछ ऐसी ऑयल निकालने वाली कंपनीज, गैस निकालने वाली कंपनीज, उन्होंने ऑफशोर कोर ड्रिलिंग की है, जिसके नतीजे में उन्होंने बिल्कुल नीचे से जाके प्री कैम्ब्रियन इयॉन में जाके यानी हेडीन, आर्चीन और प्रोटीरोजाइक में जाके जो सैंपलिंग निकाली है, तो वहां पे कोई इस तरीके के जो इंटरमीडिएट फेजेस, इंटरमीडिएट लिंक्स जो कि किसी स्पॉन्ज को या जो सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिज्म को ट्राइलोबाइट के साथ जोड़े या किसी और नॉन फाइला के साथ जोड़े जो कि कैम्ब्रियन पीरियड में अपीयर हुए, तो वो इस तरीके के कोई लिंक्स नहीं पाए गए। हां, वो सैंपल्स जो कैम्ब्रियन रॉक्स में से निकले हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स लाइफ पाई गई है। तो ये ग्लोबली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि तमाम के तमाम कॉन्टिनेंट्स में ऑयल और गैस निकालने की कोशिशें हुई हैं। अब इसके अलावा एक और भी चीज, जो लेटेस्ट जो फॉसल रिकॉर्ड है, ये चेनजियांग फॉसल्स हैं सदर्न चाइना में। ये जुनान प्रोविंस है चाइना की, वहां पे ये डिस्कवर हुए हैं। और जो इसके डिस्कवरर हैं उसका नाम है डॉक्टर हु जियांगुएंग। अब ये इस कदर जबरदस्त फॉसिल्स हैं कि बर्जेस शेल के मुकाबले में these are more old, these are anatomically more complex, and these are more exclusively preserved. इंतहाई जबरदस्त तरीके से इनकी प्रिजर्वेशन, फॉसिलाइजेशन हुई है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ फॉसिल्स निकले हैं, और ये फिर रिसेंट जो 1984 में जो चाइना की ये एक बहुत बड़ी फॉसिल्स की बेड मिली है। इसके अलावा ऑफशोर कंपनीज ने बहुत सारा काम किया है। अब इसके बाद कोई रीजनेबल पर्सन ये तो नहीं कह सकता कि साइंस ने इतनी तरक्की की सभी तमाम मैदानों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एम्ब्रियोलॉजी, मेडिकल साइंस, तो इसी तरीके से पैलेंटोलॉजी में भी इसी तरीके से एडवांसमेंट हुई है, और बहुत एक सफिशिएंट डाटा फॉसिल्स का इकट्ठा हुआ है, लेकिन वो मिसिंग लिंक्स नहीं पाए गए। अब हम इसी जो आर्टिफैक्ट हाइपोथेसिस है, इसको आर्टिफैक्ट हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि ये बड़े जो कैम्ब्रियन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स थे, ये उसके जो नीचे उनके जो लिंक्स थे कि जिनसे ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बने, वो बहुत छोटे थे, बड़े सॉफ्ट थे, इसलिए वो फॉसिलाइज नहीं हो सके। तो उसके लिए अगेन एक जबरदस्त किस्म की डिस्कवरी हुई है, और डिस्कवर का नाम है डॉक्टर JY चेन। ये भी सदर्न चाइना में हुई है। तो मैं इसकी आपको ऑडियो भी दिखाऊंगा। हुआ क्या है, इन्होंने प्री कैम्ब्रियन रॉक्स में से जाके कुछ रॉक्स का मटेरियल इकट्ठा किया है, उसके बाद उसको मुख्तलिफ प्रोसेस में से गुजारने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा है, और कुछ इसको एम्ब्रियोज नजर आए उसमें से, तो इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको मजीद तोड़ा, और तोड़ने के बाद देखा, ऑब्जर्व किया कि ये किस चीज के एम्ब्रियोज हैं। तो वो नाज़रीन वो स्पॉन्जेस के एम्ब्रियोज निकले हैं। तो ये इंतहाई जबरदस्त किस्म की जो है वो ये डिस्कवरी है। और यहां पे आके अगेन जो
आर्टिफैक्ट हाइपोथेसिस का जो दूसरा पार्ट है कि द प्रिकर्सर्स ऑफ कैम्ब्रियन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, दे आर टू स्मॉल, दे आर टू सॉफ्ट बॉडी टू बी फॉसिलाइज्ड, ये थ्योरी भी दम तोड़ जाती है। Since 1999, Paul Chien has studied fossil embryos and helped develop techniques to analyze their structure. By treating with acid, you can actually remove the rock and isolate the embryos, and then you get a round pebble-like or sand grain-like samples. And then we look through some tiny little ones, larger ones up to 1 millimeter in size. And we found about the range between 500 and 800 micrometers. We have mostly sponge. And then I start breaking up these balls and try to start looking inside. And with the help of electron microscope, I was able to see the detailed subcell structure within these embryos. अच्छा, अब मैंने अपने प्रॉमिस के मुताबिक मैं अब आपको वो सारा लिटरेचर आपके साथ शेयर करूंगा, वो बुक्स, उन बुक्स के नाम बताऊंगा कि जिनको मैंने कंसल्ट किया, तो उन बुक्स में जो सबसे जो काबिल ज़िक्र है, जिसको मैंने पढ़ा, वो उसमें डार्विन्स डाउट है, और ये बहुत ज़बरदस्त फ़िलासफ़र हैं, PhD स्कॉलर हैं, डॉक्टर स्टीफन मायर, ये इसके ऑथर हैं। सेकंड बुक डार्विन्स ब्लैक बॉक्स है, इसके ऑथर का नाम माइकल जे बीही है। उसके बाद एवोल्यूशन स्टिल ए थ्योरी इन क्राइसिस, ऑथर का नाम माइकल डेंटन है। उसके बाद डार्विन ऑन ट्रायल, ऑथर का नाम फिलिप्स जॉनसन। उसके बाद आइकन ऑफ एवोल्यूशन, और ऑथर का नाम जोनाथन वेल्स। इसके बाद कुछ ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं स्कॉट मिनिच, इसको भी मैंने इसके काम को भी थोड़ा सा टच दिया है। इसके अलावा एक फिलासफर ऑफ बायोलॉजी हैं पॉल नेल्सन, इनको भी मैंने इनके काम को भी देखा है। फिर एक 2013 में एक बुक है, उसका नाम है द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, इसके ऑथर्स का नाम है डगलस एरवन और जेम्स वैलेंटाइन। तो नाजरीन, ये वो बुक्स हैं और ये वो ऑथर्स हैं जिनके जो मैंने पार्शली कोई चीज़ किसी जगह से ली और कोई चीज़ मैंने किसी जगह से ली। अच्छा, अब लास्टली मैं आपको ये बताऊं कि नाज़रीन, ये जो मैंने अभी तक जितनी भी एपिसोड से रिकॉर्ड की हैं, ये मैंने बात की है मैक्रो लेवल की, वो लेवल जो आंख से नजर आता है, यानी फॉसिल्स, यानी रॉक्स, और वो स्टडी जो कि डार्विन को भी नजर आ गई थी। लेकिन चूंकि जो स्पेशल, जो इंतहाई एक्सट्रीमली जबरदस्त किस्म की जो एडवांसमेंट हुई है, वो हुई है सेल के अंदरूनी ऑर्गेनेल्स में, DNA में, मेडिकल साइंस में, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, और एम्ब्रियोलॉजी में। तो अब मेरा जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट समझने का दूसरा हिस्सा है, वो है माइक्रो लेवल का, मेरी माइक्रो लेवल की स्टडी। तो नाजरीन, जबरदस्त किस्म की स्टडी है। मैं आपको बताऊं कि ये वो स्टडीज हैं, मैं आपके साथ वो स्टडीज शेयर करूंगा कि जिनको नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं, जिनके ऑथर्स ने नोबेल प्राइज हासिल किए। और ये भी एक आपके लिए, ये भी एक ये शॉकिंग होगा डार्विनियन पर्सन्स के लिए, और ये अच्छी खबर होगी जो थियस्ट लोग हैं, जो डार्विन की थ्योरी को गलत मानते हैं, एक मफरूजा मानते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज हासिल करने वाली जो थ्योरीज हैं, दीज आर इन कंट्रेरी टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब इनमें जो बिल्कुल जो एक दूसरे के बरक्स हैं, वो मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, और वो बड़े दिलचस्प हैं और बड़े ठोस हैं, और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक हैं, अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं। अब मैं लास्ट में ये आपसे
कहना चाहूँगा कि ये मैंने कुछ 4 ये एपिसोड्स थी मैक्रो स्टडी की, इसको मैंने अपलोड कर दिया। अब जो बाकी जो माइक्रो लेवल की स्टडी है वो मैं उस पर मैं जैसे जैसे एपिसोड्स बनाता जाऊंगा तो मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो आपके लिए सुजेशन ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं तो वो आपको उसकी इत्तला मिल जाए। तो अब मैं लास्ट में हमेशा की तरह मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने सेंसिटिव इशू के लिए टाइम निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला। तो आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।